केमिस्ट्री के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपकी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपकी पुरानी परीक्षाओं में ना पूछा गया हो। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपकी इम्पोर्टेंट हैं। अब आपका देखो यहाँ पर प्रश्न है, हम ट्रिक्स के द्वारा भी आपको समझाएंगे गैंग क्या है। अब देखो किसी को इसका आंसर पता नहीं है तो देखो दिमाग से सोच करके इसका आंसर वो लगा सकता था। कैसे? गिरोह माने होता है बच्चों समूह। गिरोह माने क्या होता है? समूह। तो बुरी धातुओं का समूह बच्चों क्या कहलाता है? गिरोह कहलाता है। बुरी धातुओं का समूह बच्चों क्या कहलाता है? गिरोह कहलाता है। थर्मेट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। रेल की पटरियां होती हैं, इनको जोड़ने के लिए माने वेल्डिंग करने के लिए बच्चों, वेल्डिंग करने के लिए थर्मेट अभिक्रिया का उपयोग होता है। तो आपका बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? रेल की पटरियों की दरारों को जोड़ने के लिए, वेल्डिंग के लिए थर्मेट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है बच्चों। और इसमें जो मिश्रण होता है बच्चों वो एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है मिश्रण? एल्यूमिनियम का वो मिश्रण होता है जिसको थर्माइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्माइट कहते हैं। और यह क्वेश्चन जो बच्चों आपका कक्षा 12वीं का है। ठीक है, कक्षा 12वीं का ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दें। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो देखो आपका यहाँ सही उत्तर है प्लेटिनम। ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है माने शुद्ध अवस्था में मिल जाती है। प्लेटिनम के अलावा बच्चों और कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना। एक तो आपकी कापर हो गई, कापर हो गई एक तो आपकी, माने तांबा बोलते हैं। कापर के अलावा बच्चों सोना भी प्राप्त होता है मुक्त अवस्था में। ठीक है, तो ये यही इम्पोर्टेंट है। कभी वो प्लेटिनम, अच्छा इनके आपको संकेत भी बता दें। ठीक है, तो कापर का संकेत Cu है और सोने का आपका Au है। तो अधिकतर यही पूछा जाता है हर साल। कभी वो प्लेटिनम लिख देंगे, कभी वो कापर लिख देंगे, कभी वो सोना लिख देंगे, या कभी वो संकेत बना देंगे, और ऐसे वो आपसे पूछते रहते हैं। एक सेल जिसमें जिंक, एक सेल है जिसमें जिंक जो है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तथा NH इलेक्ट्रोड हो, इसमें जो जिंक इलेक्ट्रोड है किसकी भांति कार्य करता है? तो जिंक इलेक्ट्रोड बच्चों एनोड की भांति कार्य करता है। कक्षा 12वीं का एक क्वेश्चन है। इस चैप्टर को हम इस वीडियो के बाद आपको पूरा समझाने वाले हैं। अगर इस बार उन्होंने इस चैप्टर से क्वेश्चन रखे तो एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। इस चैप्टर को हम आपको समझाने वाले हैं इस वीडियो के बाद। तो आप नए हों तो बच्चों आप चैनल को, कि आप चयन को कहते हैं, आप चयन को क्या कहते हैं? तो बच्चों अपचयन क्या होता है? अपचयन में बच्चों इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। अपचयन में बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जुड़ने का काम करते हैं या इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या रूल्स है? इलेक्ट्रॉन जुड़ना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन जुड़ना अपचयन तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनीकरण। तो इलेक्ट्रॉनीकरण क्या होता है? अपचयन ही इलेक्ट्रॉनीकरण है। और ऐसा पूछा जाए ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ऑक्सीकरण में बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब प्रश्न है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम नाइटर के नाम से भी जानते हैं, के संतृप्त विलयन का उपयोग लवण सेतु बनाने में होता है। जो सेलें होती हैं उसमें लवण सेतु बनाया जाता है। तो KNO3 का उपयोग क्यों करते हैं? NaNO3 का उपयोग क्यों नहीं करते? या बहुत सारे यौगिक हैं उनका उपयोग क्यों नहीं करते हैं बच्चों? इसलिए उपयोग नहीं करते हैं अन्य का कि उनका वेग असमान होता है। लेकिन बच्चों यहाँ देखा जाए पोटेशियम आयन जो है आपका और जो NO3 आयन है, नाइट्रेट आयन है बच्चों, इन दोनों का वेग जो है समान होता है। इसलिए इसका उपयोग बच्चों क्या है? लवण सेतु बनाने में किया जाता है। लवण सेतु बनाने में किया जाता है, तो वेग बराबर होने के कारण। यह प्रश्न जो है देखो कक्षा 12वीं का ही है। प्रश्न है कि तनुता के द्वारा, तनुता माने होता है किसी भी गाढ़े विलयन को, सांद्र विलयन को पतला करना, उसे तनुता बोलते हैं। तनुता के द्वारा एक विद्युत अपघट्य
विलयन की तुल्यांकी चालकता में वृद्धि का कारण है। तो बच्चों दो प्रकार की चालकताएं होती हैं, आप 12वीं की केमिस्ट्री में देखेंगे, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। क्या बोला हमने? तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। ठीक है, तो देखो प्रश्न तो उन्होंने 12वीं के पूछे हैं आपसे, लेकिन वो सरल पूछे हैं। आप कहोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, सरल पूछे हैं। तो देखो बच्चों चालकता में क्या होता है, चालकता में दो बातें होती हैं। इलेक्ट्रॉन जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर विलयन है बच्चों, तो विलयन जो है बच्चों उसमें आयन बनना चाहिए, धन या ऋण आयन बनना चाहिए विलयन में। और ठोस पदार्थ हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आवागमन होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं उत्तर। तो आपका जो डी ऑप्शन है आयनन की मात्रा में वृद्धि, माने आयनन की मात्रा में वृद्धि, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है कि तनुता के द्वारा, माने देखो अब पतला कर देंगे तो आयन की मात्रा में वृद्धि तो हो ही जाएगी, इतना तो आप सोच सकते हैं। अब प्रश्न है कौन अनुचुंबकत्व प्रदर्शित नहीं करता है। तो बच्चों देखो इसका आंसर तो आपका ए ClO2 ऋणायन है। ठीक है, ClO2 ऋणायन है आपका, इस तरीके से लिखा जाएगा ClO2 ऋणायन है। करेक्ट आंसर आपका यही है। अब कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसको बच्चों इस पर एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा 5 से 7 मिनट का। और ये आउट प्रश्न है, हमने क्या बोला, यह आउट प्रश्न हैं। हर साल ऐसे कम से कम 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों हम आपको एक वीडियो बना करके समझा देंगे। अगर सेम टू सेम रिपीट हो जाता है तो आपको डी ऑप्शन वाला आपको सही करना है। प्रिय छात्रों, अब आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। अर्धचालक तो पहले समझो। तो देखो एक तो होते हैं चालक, ठीक है, एक हो गए आपके अर्धचालक, ठीक है, और एक हो गए आपके कुचालक, तो जो चालक हैं इनकी चालकता बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है इनकी चालकों की चालकता। अर्धचालकों की कम है और कुचालकों की बिल्कुल नहीं है। ये समझ गए। तो अब आपसे पूछा गया कि अर्धचालकों की चालकता किससे ज़्यादा है, तो कुचालकों से, किससे कम है तो चालकों से। तो बच्चों जो अर्धचालक बनाए जाते हैं वो आर्सेनिक से बनाए जाते हैं। और ये प्रश्न आउट है, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आज तक जितनी बार भी पेपर हुआ बच्चों, आज तक ये क्वेश्चन आता ही रहा है। अच्छा हमने क्या बोला, आज से, सही बात है बच्चों, आज के बाद बच्चों, अब आज से क्या बोला हमने, आज से यहाँ लिखे दे रहा है ऐसे, आज से आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे कि अर्धचालक कौन कौन से होते हैं। आप कहोगे सर कैसे कह रहे हो आप कि अर्धचालक तत्व कौन कौन से होते हैं, आप याद करवा दोगे। बिल्कुल, आज से आप कभी नहीं भूल पाओगे। आ से बच्चों आर्सेनिक, कोई दिक्कत हो बताओ। जा से जर्मेनियम, जा से जर्मेनियम हो गया। और सी से सिलिकन, तो बताओ हमने आपको याद करवा दिया। आज से, आ से आर्सेनिक, जा से जर्मेनियम, से सिलिकन। तो ये सभी अर्धचालक होते हैं और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन में आपको दिया था उन्होंने आर्सेनिक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, आर्सेनिक। अब आपका प्रश्न है कि 3D संक्रमण श्रेणी में निम्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं। तो बच्चों देखो क्या है, समझो यहाँ बात कि जो आवर्त सारणी होती है बच्चों, इस तरीके से 7 आवर्त होते हैं। 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5, 6, 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे कुछ समूह होते हैं, तो बच्चों जो 3D संक्रमण श्रेणी है 1, 2,
3। यहाँ बच्चों कुछ तत्व रखे हुए हैं, यहाँ से तत्व रखे हुए हैं। परमाणु क्रमांक बच्चों वो 21 से शुरू हो जाते हैं और 30 तक चलते हैं। माना 21 वाला आपका स्कैंडियम है और 30 वाला आपका जिंक है। यही पूछा है कि 3D संक्रमण श्रेणी जो है उसमें परमाणु क्रमांक कितने से कितने वाले तत्व रखे गए हैं, तो 21 से 30 तक रखे गए हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका यह है करेक्ट आंसर है। तो आपका यह है करेक्ट आंसर है 21 से 30। आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बात्या भट्टी में गालक की तरह आयरन के निष्कर्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर CaCO3 माने कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो यहाँ बच्चों क्या कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अलग हो जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है गालक की तरह उपयोग किया जाता है। अब परीक्षा में वो या तो CaCO3 लिखेंगे या CaO लिखेंगे, ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन में यही रहेगा आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि क्यूपराइट का रासायनिक सूत्र है। क्यूपराइट, तो क्यूपराइट का रासायनिक सूत्र आपका ये डी ऑप्शन वाला है। यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया है। अब है आपका क्यूपराइट का रासायनिक सूत्र है क्यूपराइट। क्यू माने कापर, अब कापर तो सब में है, तो क्यूपराइट का जो आपका रासायनिक सूत्र है वो आपका ये है, लेकिन हकीकत में इस तरीके से लिखा जाता है Cu2O, क्यूपराइट। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों, पूछा जाए कभी, इसका नाम है कापर गिलांस। क्या है इसका नाम, कापर गिलांस। इसका नाम क्या है, पूछ ले कभी परीक्षा में, तो इसका नाम है कापर पायराइट, कापर पायराइट। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम मेलेकाइट। इसका नाम क्या है, मेलेकाइट। तो ये नाम देखो बच्चे आपको याद करने हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाला जो है पुराने पेपर रख लेता है तब पेपर बनाता है। अब प्रश्न है 22 कैरेट गोल्ड में अधिकांशतः किसका मिश्रण होता है। तो इसका आंसर सभी को पता है, सोना और कॉपर का। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। किस तत्व के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो संयोजकता कोष होता है माने बाहरी कोष, किसी भी तत्व का बाहरी कोष ही संयोजकता कोष कहलाता है। तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोष में। तो समझो बात, कैसे याद करेंगे अपन, जैसे कि 13वां समूह है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। ठीक है, ये हमने 13 से लेकर के 18 बता दिए। तो इससे अपन याद कर सकते हैं कि किस तत्व के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ये आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो 17वां समूह को अपन हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, 17वें समूह को हैलोजन परिवार बोलते हैं। इसमें बच्चों कौन रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये रखे हुए हैं। तो बच्चों अष्टक बनना चाहिए, मेन चीज़ ये है अष्टक। ठीक है, तो 7 में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इसकी संयोजकता 1 होती है, संयोजकता 1 होती है। ठीक है, लेकिन संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन पूछा है तो आपका कौन सा आंसर सही है, हैलोजन। अब जो 18वां समूह है बच्चों, ये अष्टक पूरा भरा हुआ है, तो उसमें एक भी संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको शून्य समूह के तत्व बोलते हैं। 16वें समूह की बात करते हैं बच्चों। ये 16वां समूह है आपका, इसमें पहले नंबर पर ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम है। तो बच्चों ये ऑक्सीजन परिवार के हैं, याद कर लेना आप। 15वें समूह की बात कर देते हैं। तो 15वां समूह का जो है वो नाइट्रोजन परिवार कहलाता है। कैसे, यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये 15वें समूह के तत्व हैं। 14वें समूह का पहला तत्व है वो कार्बन है आपका। 13वें समूह की बात कर लेते हैं तो पहला तत्व जो है आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। शून्य समूह आपका ये है 18 वाला।
तो इस तरीके से आपको समझने हैं। नोबेल धातुएं माने होत निष्क्रिय धातुएं, उत्कृष्ट धातुएं किस में घुल जाती हैं? तो एक घुल जाती हैं आपकी एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया अम्लराज होता है। तो इसमें होता क्या बच्चों, तो 3 भाग जो है इसमें HCl लेते हैं और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। इनको मिला देते हैं, माने 3:1 में अपन लेते हैं। 3 लीटर 1 लीटर ऐसे अनुपात करते हैं अपन। 3 बोतल ले लो HCl की, 1 बोतल ले लो नाइट्रिक अम्ल की, मिला दो तो अम्लराज बन जाएगा, एक्वा रेजिया बन जाएगा। इसमें आप सोना भी घुल सकते हैं और नोबेल धातुएं जो हैं आपकी जो आपकी निष्क्रिय धातुएं हैं इनको भी आप घुल सकते हैं। गांव में जो सुनार आते हैं और आप उनसे जेवर साफ़ करवाते हो, क्लीन करवाते हो, तो उसमें सोना घुल जाता है। तो आप जानते हो अगर 1 ग्राम भी वो ले गए तो 7,000 रुपये आपके चले गए। अब प्रश्न है आपका, NaOH के 1 लीटर विलयन में 5 मिली सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम पत्रक का एक टुकड़ा इसमें डाल दिया जाता है। फिर क्वथन नली को एक बर्नर पर गर्म किया जाता है। एक जली हुई माचिस की तीली पास लाते हैं तो वो जलने लगती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो जो है पॉप ध्वनि निकलती है, जब गैस निकलेगी आप तो उसमें आप माचिस की तीली जलाएँ, माचिस से तीली से वो गैस को जलाएंगे तो एकदम पॉप की आवाज़ आती है। तो जो पॉप की आवाज़ आती है बच्चों, वो आती है आपकी हाइड्रोजन गैस के जलने से। हाइड्रोजन गैस जो है बच्चों पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो इसका आंसर भी हमने आपको बता दिया है। इस तरीके से हमने आपको सभी आंसर समझा दिए हैं। तो प्रिय छात्रों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।